हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी के हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यह क्लासेस आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों तथा उनके जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर सबसे विकसित जीव मनुष्य तक के संरचना, कार्यप्रणाली, विकास, वर्गीकरण, आपसी संबंध एवं पर्यावरण के साथ पारस्परिक प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित है। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला है बायोस, जिसका अर्थ है जीवन यानी लाइफ, और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ है ज्ञान, अध्ययन, स्टडी। अर्थात जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जीवन का अध्ययन। अब जानते हैं हम जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से किया। पहले थे जीन लेमार्क, यह थे फ्रांस के प्रख्यात जीव विज्ञानी, और दूसरे थे गॉटफ्रीड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, यह थे एक जर्मनी वैज्ञानिक। इन्होंने जीवन एवं जीवित प्राणियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रचलन में लाया। इससे पूर्व जीवित प्राणियों के अध्ययन को नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास कहा जाता था। जीव विज्ञान में अरस्तु का योगदान। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। वे ग्रीक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के विज्ञान की वैज्ञानिक नींव रखी। तो अगर क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। अब देखते हैं हम अरस्तु का योगदान क्या था। तो प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अरस्तु ने लगभग 500 प्रजातियों के पशुओं का अध्ययन किया। इन्होंने प्राणियों को रक्त वाले व रक्तहीन दो श्रेणियों में विभाजित किया। यह वर्गीकरण आधुनिक वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अध्ययन की विधि थी, उन्होंने अवलोकन व विच्छेदन का प्रयोग किया जो उस समय क्रांतिकारी था। प्रजनन का अध्ययन किया, उन्होंने जीवों की प्रजनन विधियों का विस्तृत अध्ययन किया। पुस्तकें कौन सी हैं? तो अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमलिया नामक ग्रंथ लिखा जिसमें प्राणियों के लक्षण, संरचना और आदतों का विवरण था। अब देखते हैं अरस्तु की उपाधियां। तो अरस्तु की उपाधियां हैं, इन्हें तो एक तो जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और दूसरा है प्राणी विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में पहला है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। अध्ययन का विषय है पौधों की संरचना, क्रियाएं, वर्गीकरण, वृद्धि एवं विकास। बॉटनी का जनक यानी फादर कहा जाता है थियोफेस्टर को। और महत्व क्या है इसका? कृषि विकास, औषधि पौधों, जैव विविधता संरक्षण। दूसरी शाखा है प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जंतुओं की संरचना, क्रियाएं, आदतें एवं वर्गीकरण। जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। महत्व है इसका पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी संतुलन में। अगली शाखा का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। अध्ययन किया जाता है इसमें सूक्ष्म जीवाणु, वायरस और फंगी आदि का। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है एंटोनी बॉन ल्यूवेनहुक को। महत्व है इसका औषधि उत्पादन, टीका निर्माण, खाद्य पदार्थ संरक्षण, औद्योगिक उत्पाद। अगली शाखा है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण यानी वंशागति और उसमें होने वाले परिवर्तन।
जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। महत्व है इसका रोगों का आनुवांशिक कारण, कृषि में उच्च उत्पादक बीज। अगली शाखा का नाम है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो इसमें अध्ययन किया जाता है कोशिका की संरचना एवं कार्य। इसमें रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। महत्व है रोगों का पता लगाना, कोशिका स्तर पर उपचार। अगली शाखा है इसमें शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें अध्ययन किया जाता है जीवों के अंगों की कार्यप्रणाली। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है विलियम हार्वे। अगली शाखा है इसमें जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवित प्राणियों में रासायनिक यौगिकों एवं अभिक्रियाओं का अध्ययन। महत्व है औषधि निर्माण में, औद्योगिक एंजाइम उत्पादन में। अगली शाखा है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध। महत्व है इसका पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अगली शाखा है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान एवं तकनीक का औद्योगिक उपयोग। महत्व है जीन इंजीनियरिंग में, फसल सुधार में और औषधि उत्पादन में। अगली शाखा है विकासवाद, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवों की उत्पत्ति एवं विकास का। प्रमुख वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, इन्हें विकासवाद के जनक कहा जाता है। अगली शाखा भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गर्भधारण से जन्म तक भ्रूण का विकास। जनक है कार्ल वॉन बेयर। अगली शाखा है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शरीर की रोगों से रक्षा प्रणाली का। महत्व है टीका विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में। अब जानते हैं हम जीव विज्ञान की अन्य प्रमुख शाखाएं, जैसे मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। शहद एवं मोम प्राप्त करने हेतु मधुमक्खियों का वैज्ञानिक पालन किया जाता है। महत्व है शहद उत्पादन, परागण द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि। प्रमुख प्रजातियां हैं एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। अगला है इसमें रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर। रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों का पालन किया जाता है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण है। प्रमुख कीट है बोम्बैक्सी मोरी। अगली शाखा है इसमें मत्स्य पालन, पीसीकल्चर। कृत्रिम तालाबों एवं जलाशयों में मछलियों का पालन किया जाता है। महत्व है प्रोटीन युक्त आहार का स्रोत है, रोजगार उपलब्ध कराता है। अगली शाखा का नाम है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। इसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। जनक है पेयर एंटीनियो माइकेली। महत्व है औषधि निर्माण, जैसे पेनिसिलिन, खाद्य पदार्थ निर्माण और जैविक अपघटन। अगली शाखा है शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी। इसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। महत्व है जैव ईंधन, औषधि, खाद एवं उर्वरक निर्माण में सहायक है। जनक है विलियम हेनरी हार्वे। अगली शाखा पुष्प विज्ञान, पुष्पकला, एंथोलॉजी। इसमें फूलों, उनके स्वरूप, संरचना एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। महत्व है वनस्पति विज्ञान में वर्गीकरण एवं प्रजनन अनुसंधान। फल विज्ञान, पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फलदार पौधों का उत्पादन तकनीक का। महत्व है कृषि एवं बागवानी में उत्पादन वृद्धि के लिए। अगली शाखा है पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। महत्व है पक्षियों के प्रजनन, संरक्षण एवं पारिस्थितिकी अध्ययन में सहायक है। अगली शाखा मत्स्य विज्ञान, इथियोलॉजी। इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। महत्व है मत्स्य पालन में जलीय जीवों के संरक्षण एवं विकास में सहायक है। अगली शाखा है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी।
इसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि में हानिकारक कीटों का नियंत्रण और लाभकारी कीटों के उपयोग के लिए इसका महत्व है। अगली शाखा वृक्ष विज्ञान डेंड्रोलॉजी, इसमें पेड़ों एवं लकड़ी देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। महत्व है वानिकी, पर्यावरण एवं लकड़ी उद्योग में। अगली शाखा है सर्प विज्ञान ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। महत्व है विषैले एवं लाभकारी सर्पों का अध्ययन विषरोधक दवाओं के निर्माण में। अगली शाखा है छिपकली एवं सरीसृप विज्ञान सौरोलॉजी, इसमें छिपकली और अन्य सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। महत्व है पारिस्थितिकी संतुलन, प्रजाति संरक्षण में। अगली शाखा है वानिकी सिल्वीकल्चर, इसमें वनों का रोपण, प्रबंधन एवं संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। महत्व है लकड़ी, कागज, पर्यावरण संरक्षण एवं वन संसाधनों का सतत उपयोग में। अब जानते हैं हम जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जानेंगे हम अरस्तु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। तो अरस्तु का काल था 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। उपाधि इन्हें मिली है जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। विशेषता सबसे पहले जीवधारियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का प्रयास किया। आधार था संरचना, स्ट्रक्चर और निवास स्थान के आधार पर। अब जानते हैं दो मुख्य भागों में विभाजन, टू मेन ग्रुप्स बाय एरिस्टोटल। तो पहला भाग है वनस्पति प्लांट्स, इनकी वृद्धि स्थायी रूप से एक ही स्थान पर होती है, गतिशील नहीं होते हैं। उदाहरण है वृक्ष, झाड़ी और लताएं। दूसरा भाग है जंतु एनिमल्स, इनमें गति मूवमेंट करने की क्षमता होती है, आहार ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण है कीट, मछलियां, पक्षी और मनुष्य। और अरस्तु ने जंतुओं का आगे वर्गीकरण किया, किसके आधार पर? रक्त की उपस्थिति के आधार पर। पहला है जिसमें रक्त वाले, रेड ब्लडेड एनिमल्स, तो इसमें आते हैं मनुष्य, पक्षी और मछली। और दूसरा भाग है इसका रक्तहीन, ब्लडलेस एनिमल, जैसे कीट और केकड़ा। अरस्तु के इस विभाजन की कुछ सीमाएं थीं, जैसे सूक्ष्म जीवों को शामिल नहीं किया था, समुद्री, स्थलीय और वायवीय वर्गीकरण अधूरा था, कुछ विशेषताओं को ध्यान नहीं रखा गया था। अरस्तु के बाद कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण किया। कैरोलस लीनियस का काल था 1707 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी तक। इनकी उपाधि है आधुनिक वार्गिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। विशेषता जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण और नामकरण किया था। पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे, प्रथम प्रकाशन था इसका 1735 ईस्वी में। लीनियस का द्विजगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस ने दो जगत बताए। पहला था प्लांटी जगत, प्लांट किंगडम, इसमें सभी पौधे सम्मिलित थे। विशेषताएं थी इसकी कि ये स्थिर होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए शैवाल, काई, फर्न, पुष्पीय पौधे आदि। उसके बाद दूसरा जगत है एनिमल किंगडम, एनिमेलिया जगत, इसमें सभी जंतु सम्मिलित थे और इसकी विशेषता यह है कि ये गतिशील है, उपपोषी हैं यानी भोजन पर निर्भर होते हैं, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पर जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उदाहरण है कीट, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। कैरोलस लीनियस का योगदान है द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। प्रत्येक जीव को दो नाम दिए जाते हैं। पहला होता है वंश नाम, पहला अक्षर बड़ा होता है इसमें, और दूसरा होता है प्रजाति नाम।
जो होता है छोटा अक्षर। उदाहरण के लिए है होमो सैपियंस, ये होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। और दूसरा है मैंगिफेरा इंडिका, जो नाम है आम का वैज्ञानिक। कुछ सीमाएं थी इसकी भी, जैसे सूक्ष्म जीवों को सही ढंग से स्थान नहीं दिया, फंगी और अन्य विशेष समूहों को पौधों में रख दिया, वैज्ञानिक दृष्टि से अपूर्ण था। इसके बाद आता है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे किया था R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में। तो इसमें पहला जगत है मोनेरा। अब मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं सभी प्रोकैरियोटिक जीव। विशेषता है इसकी कि ये एक कोशिकीय होते हैं, केंद्रक झिल्ली रहित है, स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। दूसरा जगत है इसमें प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत आते हैं सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। विशेषता जैसे केंद्रक स्पष्ट है, कुछ स्वपोषी हैं, कुछ परपोषी हैं, गमनशीलिया, फ्लाइजेला या स्यूडोपोडिया द्वारा। उदाहरण है इसके अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अगला जगत है फंजाई जगत यानी फंगी जगत, और इसके अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के कवक। विशेषता है इसकी कि ये बहुकोशिकी है, ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट जो है वह फंजाई तो है पर बहुकोशिकी नहीं है, और इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। परपोषी, मृतपोषी या परजीवी हो सकते हैं। उदाहरण है मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम। अगला जगत है प्लांटी, और प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं सभी हरे पौधे। विशेषताएं हैं इसकी बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल, काई, फर्न और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसके उदाहरण हैं। अगला 5वां जगत है एनिमेलिया। इसके अंतर्गत आते हैं सभी जानवर यानी सभी एनिमल्स। बहुकोशिकीय होते हैं, उपपोषी होते हैं यानी भोजन पर निर्भर है, कोशिका भित्ति नहीं है इनमें, विशेष ऊतक एवं अंग प्रणाली है। उदाहरण के लिए स्पंज, कीट, मछली, पक्षी और मनुष्य। व्हिटेकर के वर्गीकरण का आधार क्या था कि पहला था कोशिका संरचना, दूसरा संगठन का स्तर, तीसरा पोषण का प्रकार और चौथा जीवन शैली, और 5वां था वंशानुक्रमिक संबंध। विशेष महत्व है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का स्पष्ट विभाजन है इस वर्गीकरण में। पौधों, पशुओं और कवक को अलग अलग जगत में रखा है। सूक्ष्म जीवों के लिए प्रोटिस्टा और मोनेरा अलग जगत बनाए हैं, जो कि अरस्तु के वर्गीकरण में या कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में नहीं देखने के लिए मिला था। अब आगे बढ़ते हैं, हम जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति देखते हैं कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इसका प्रस्ताव कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में अपनी पुस्तक स्पेसीज प्लांटेरम में पौधों के लिए तथा 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरे में पशुओं के लिए दिया। क्या है द्विनाम पद्धति? तो द्विनाम पद्धति किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है। प्रथम नाम होता है उसके वंश का नाम या जीव के वंश का नाम होता है, और द्वितीय नाम होता है उसकी जाति का नाम। उदाहरण के लिए मानव का नाम है होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस में होमो जो है वंश का नाम है, सैपियंस जाति का नाम है। आम का है जिस प्रकार मैंगिफेरा इंडिका, और मैंगिफेरा जो है वंश का नाम है, इंडिका इसकी जाति है। द्विनाम पद्धति के नियम होते हैं कुछ। पहला नियम है वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं। नाम 2 शब्दों में होगा, पहला तो वंश और दूसरा जाति।
तीसरा नियम है वंश का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल लिखा जाता है। चौथा नियम है जाति का प्रथम अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर यानी छोटा लिखा जाता है। नाम को लिखते समय तिरछा इटैलिक लिखा जाता है और हाथ से लिखने पर रेखांकित अंडरलाइन किया जाता है। एक ही नाम पूरे विश्व में समान रूप से मान्य होता है। द्विनाम पद्धति का महत्व विश्व भर में जीवों की पहचान में एक रूपता है। सामान्य लोकल नामों से उत्पन्न भ्रम का निवारण है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सुविधा होती है। अब देखते हैं हम कुछ प्रमुख जीवों के वैज्ञानिक नाम। जैसे मानव का नाम है होमो सैपियंस, गाय का नाम है बोस इंडिकस, कुत्ते का नाम है कैनिस लुपिस फैमिलिस, इसी प्रकार बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिसियस, घोड़े का नाम है इक्वेस कैलेबस और इसी प्रकार अन्य कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आगे की टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको बायोलॉजी की यह पहली क्लास पसंद आई हो। अगर यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।